हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग देख रहे हैं आज साइंस के ऑब्जेक्टिव फिजिक्स में भौतिकी में जो है विज्ञान के भौतिकी का अंतिम चैप्टर छठा चैप्टर का ये ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं आप सभी दोस्तों के लिए। मैं हूं एसके रॉय सर और आप देख रहे हैं मैथ्स मजा विद शिवजी यादव। मैथ्स मजा विद शिवजी यादव में आप सभी दोस्तों का जो है वेलकम है। और आज मैं फिजिक्स लेकर के आया हूं अंतिम चैप्टर। आज ये आपके फिजिक्स का अंतिम चैप्टर होगा बाबू। आज का ऑब्जेक्टिव जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। काफ़ी ऑब्जेक्टिव जो है अंतिम चैप्टर से आता है। तो चलिए सभी दोस्तों जो है एक एक इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में जो है शेयर कर दीजिए। जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, सब में जो है शेयर कर दीजिए। सर के लिए आपको इतना ही करना है और सर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको जो है चैनल पर जो है पढ़ाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जो है ऊर्जा के स्रोत से जो है ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। तो आपका समय नष्ट न करते हुए हम लोग स्क्रीन पर जो है क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है कि सौर जल ऊष्मक का उपयोग। देखिए, सौर जल ऊष्मक मतलब सौर मतलब सूर्य भगवान के प्रकाश से जो है जल ऊष्मक यानी जल को गर्म करने के लिए हम जो है उपयोग गर्म पानी पाने के लिए नहीं कर सकते हैं। मतलब किस दिन हम गर्म पानी सौर जल ऊष्मक से नहीं कर सकते हैं। तो आप जानते हैं जिस दिन बादल रहेगा उस दिन क्या सूर्य तो रहेगा नहीं, तो बादल वाले दिन में जो है हम इसका उपयोग नहीं करेंगे। इससे हमारा पानी गर्म नहीं हो पाएगा, तो गर्म पानी पीने के लिए आपको नहीं मिलेगा। तो हम लोग जो है बादल वाले दिन में सौर जल ऊष्मक का उपयोग नहीं कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं है। कह रहा है जैव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत। देखिए, गोबर गैस, पेट्रोलियम, कोयला, ये सब जो है जैव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत है। तो नाभिकीय ऊर्जा जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा कि इसका उपयोग हम लोग जो है नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है ऊर्जा के अधिकांश स्रोत जिनका हम उपयोग करते हैं संचित सौर ऊर्जा निरूपित करते हैं निम्नलिखित में कौन सौर ऊर्जा से अंत में नहीं प्राप्त किया गया है। तो सौर ऊर्जा से अंत में नहीं प्राप्त किया गया है वो है नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा जो है ये आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बाकी सब कुछ जैसे भूस्मीय ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, पवन ऊर्जा, जीव द्रव्यमान, ये सब प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगले ऑब्जेक्टिव पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। बायोगैस ईंधन, देखिए बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है क्या, नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा देखिए गोबर गैस, कोयला, लकड़ी, ये सब जो है बायोगैस प्राप्त करने का स्रोत है। लेकिन नाभिकीय ऊर्जा जो है आप जानते हैं ये यूरेनियम से बनता है। किससे, यूरेनियम से। और यूरेनियम जो है खनिज हम लोग प्राप्त करते हैं। अगला है जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। देखिए जीवाश्म ईंधन जो होता है उसके ऊर्जा का वास्तविक जो स्रोत होता है, क्या वास्तविक जो स्रोत होता है, वो वास्तविक स्रोत जो है जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का वास्तविक जो स्रोत होता है वो सूर्य होते हैं। निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। देखिए ऊर्जा के स्रोत दो होते हैं, एक नवीकरणीय एक अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय है जिसको हम लोग जो है प्राप्त कर सकते हैं। अनवीकरणीय है कि दोबारा नहीं बना सकते हैं। तो नवीकरणीय है लकड़ी। देखिए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये आप बना नहीं सकते। जो बना हुआ है धरती के अंदर है वो आप निकालते हैं, लेकिन आप बना नहीं सकते इसको तुरंत, है ना। इसको बनने में 100 वर्ष लग जाते हैं। तो इसीलिए ये अनवीकरणीय स्रोत हैं। तो लकड़ी जो है वो क्या है, नवीकरणीय स्रोत है। याद रखिएगा, लकड़ी तो बार बार हम पौधा लगा सकते हैं और उससे जो है हम प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अगले ऑब्जेक्टिव पर चलते हैं। सौर पैनल, सौर पैनल बनाया जाता है। तो सौर पैनल अगर बनाना है तो उसमें बहुत सारे सेलों को संयोजित करके आप बना सकते हैं। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए। पवन विद्युत जनित्र का मतलब समझते हैं, अरे पवन के यानी हवा से जो है विद्युत उत्पन्न करना। तो पवन चक्की का नाम आप लोग सुने होंगे। वो हवाएं जब बहती है तो पवन चक्की का पंखा जो है नचता है और उसके नाचने से जो है विद्युत उत्पन्न होता है। तो उसके लिए कम से कम जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा जो है हवा की चाल होनी चाहिए। हवा की गति जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। अब देखिए कह रहा है कि बॉक्स प्रकार के सौर कुकर के उसके ऊपरी भाग में कांच के ढक्कन देने का कारण क्या है। देखिए अब ये बॉक्स प्रकार का क्या बनाना है, बॉक्स प्रकार का आपको सौर कुकर बनाना है। सौर कुकर जानते हैं, जो कुकर गैस पर नहीं चढ़ाना पड़ेगा, आप उसमें पानी चावल ये सब दे दीजिए और धूप में रख दीजिए तो वो आपका जो है बन जाएगा, उसमें खाना बन जाएगा।
तो वो इसलिए नहीं रखते, वो मतलब उसमें कांच का ढक्कन होता है उसमें, इसलिए कांच का ढक्कन होता है कि विकिरण के द्वारा, देखिए ये घ ऑप्शन सही होगा, विकिरण द्वारा ऊष्मा का हानि को कम करने के लिए। देखिए ग्लास जो रहता है ना शीशा, उसमें एक बार अगर ऊष्मा चला गया ना तो वो बाहर नहीं निकल सकता है, इसीलिए जो है उसमें कांच का ढक्कन रहता है कि जो एनर्जी जाएगा, ऊष्मा जाएगा, वो अंदर में ही रहेगा, उससे जो है खाना पकेगा। तो इसलिए अ, आप बर्फीले क्षेत्र में जो है देखिएगा कांच के ही घर बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो मतलब वहाँ पर धूप ज़्यादा नहीं रहता है, तो कांच में जो धूप चला जाएगा वो धूप जो है फिर बाहर नहीं निकलेगा, उससे घर गर्म रहेगा। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? देखिए नाभिकीय ऊर्जा आपको प्राप्त करना है, तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो है आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? तो नाभिकीय ऊर्जा अगर आपको प्राप्त करना है तो उसके लिए यूरेनियम का ज़रूरत पड़ेगा। जहाँ भी बिजली उत्पन्न होता है, नाभिकीय बिजली संयंत्र जो है जहाँ पर है, तो उसमें यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत महंगा होता है यूरेनियम। ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में कौन उत्तरदायी है? देखिए ग्लोबल वार्मिंग का मतलब समझिए। देखिए दुनिया का वातावरण गर्म हो रहा है, और गर्म वातावरण के कारण क्या हो रहा है? वर्षा समय पर नहीं हो रहा है, ठंडी समय पर नहीं आ रही है। इन सब का कारण जो है CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। और इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उत्पन्न जो है मतलब कम मात्रा में, उसका जितना हो सके उतना कम मात्रा में उसका उत्पन्न होना चाहिए। तो सारे देश लगे हुए हैं ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए। इससे जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। देखिए आप देखते हैं ना कि समय समय पर जो है ये नहीं आता है, जो होना चाहिए वो नहीं होता है। चलिए अब हम ऑब्जेक्टिव के दूसरे स्रोत में, अभी पहला पार्ट में हमने 11 ऑब्जेक्टिव आपको कराया, अब इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि कितने ऑब्जेक्टिव है। इसी ऊर्जा के स्रोत से ही ये भी ऑब्जेक्टिव है। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, आप सभी जानते हैं कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो देखिए जो दहन, दहन मतलब जल कर, ऊष्मा, ऊष्मा मतलब जानते हैं ना, गर्मी, हीट उत्पन्न करता है। हीट उत्पन्न करने वाली चीज़ ही ईंधन कहलाता है। ईंधन से ही ना, ईंधन को ही ना जला करके ऊष्मा उत्पन्न, आग जो तापते हैं आप लोग ठंडी के महीना में, तो ये ऊष्मा उत्पन्न होता है, तो कोई चीज़ जलता है तभी ना, तो जो जलता है उसको ईंधन कहते हैं। हम ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, ऊर्जा की आवश्यकता के पूर्ति के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो देखिए पहला ऑप्शन सही है, ऊर्जा के नए स्रोत का उपयोग करने का प्रयास करते हैं, एकदम सही है। ऊर्जा उपयोग की दक्षता सुधारने के, देखिए दक्षता मतलब क्या होता है? कोई चीज़ कम मात्रा में जला के अधिक से अधिक मात्रा में ऊष्मा हम उत्पन्न कर सकें, तो इसका इसका भी तो वैज्ञानिक लोग जो है करते हैं, हम लोग भी करते हैं, इसलिए इसका क और ख दोनों सही है। तो चलिए हम लोग जो है अगले ऑब्जेक्टिव पर चलते हैं, है ना। आपका समय न लेते हुए सभी दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो का एक एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने प्यारे दोस्तों में जो है इसको शेयर कर दें, है ना। चलिए हम लोग अगले ऑब्जेक्टिव को पढ़ रहे हैं। देखिए ऊर्जा स्रोत का चयन निर्भर करता है, ऊर्जा स्रोत का, यहाँ पर देखिए ऊर्जा स्रोत का चयन निर्भर करता है किस पर निर्भर करता है? तो देखिए सबसे पहले मतलब स्रोत से ऊर्जा निर्माण की सुगमता एवं लागत पर, एकदम सही है, ये सही है। ऊर्जा के लिए उपलब्ध प्रौद्योगिक दक्षता, हाँ दक्षता, उसकी कैपेसिटी बढ़ाना पड़ता है। स्रोत के उपयोग का पर्यावरण पर पड़ने वाला प्रभाव, एकदम ऐसा ईंधन हम लोग इस्तेमाल करें जिससे वातावरण पर कोई गलत प्रभाव न पड़े। जैसे देखिए आजकल लोग गैस से खाना बनाते हैं, पहले लकड़ी से खाना बनता था। क्यों लकड़ी क्यों कम किया गया है? ताकि धुआं ना हो, जिससे वातावरण में CO2 की मात्रा न बढ़े। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त तीनों कारण जो है सही है। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। देखिए जीवाश्म ईंधन, अभी भी इससे पहले वाले पार्ट में भी हमने बताया है कि जीवाश्म वाले ईंधन के लिए सूर्य जो है, ये ऊर्जा का जो है स्रोत होता है। सूर्य भगवान के कारण ही जीवाश्म ऊर्जा आप प्राप्त करते हैं। चलिए अगली क्वेश्चन पर चलिए हम लोग चलते हैं। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति है। सौर ऊर्जा को कौन ऐसा चीज़ है जो उसको विद्युत में बदलता है? तो वो बदलता है सौर सेल। सौर सेल बनाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले पदार्थ है। सौर सेल बनाने के लिए उपयोग में कौन सा पदार्थ को हम लोग उपयोग में लाते हैं? तो देखिए सौर सेल अगर बनाना है तो सिलिकॉन का उपयोग आपको करना होगा। इनमें कौन ऊर्जा का नवीकरणीय, अभी अभी समझाएं, नवीकरणीय स्रोत हैं? तो देखिए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये तो नवीकरणीय है नहीं, एक सूर्य ही है जो डेली सूर्योदय होता है और आपको गर्मी मिलती है। इनमें कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? तो अनवीकरणीय स्रोत जो है जैसे पेट्रोलियम है, इसको आप नहीं बना सकते। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस का मुख्य घटक कहेगा तो मेथेन में टिक मारिएगा। मेथेन का सूत्र याद रखिएगा, CH4। CH4 जो है मीथेन का सूत्र होता है बाबू।
मीथेन का सूत्र कितना होता है CH4। किसी भारी नाभिक के दो अपेक्षाकृत छोटे नाभिकों में टूटने की क्रिया को कहते हैं। देखिए, एक भारी नाभिक जब दो या दो से अधिक छोटे नाभिक में टूटते हैं तो ऐसी प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। दो हल्के नाभिकों के जुड़कर एक भारी नाभिक बनने की क्रिया, देखिए जब दो छोटे छोटे नाभिक जुड़ करके एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो इसको नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सूर्य और अन्य तारों में ऊर्जा का स्रोत है। देखिए, सूर्य हो या अन्य तारे हों, उसमें ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के कारण होता है। उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? तो उच्चतर मतलब ताप, उच्चतर मतलब हुआ अधिक ताप पर, है ना, ज़्यादा एकदम गर्मी पर जो है, ज़्यादा ताप टेम्परेचर पर जो है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पूरी किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? देखिए, इसमें कह रहा है गलत कथन चूज करने के लिए। तो पहला देखिए, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को सौर सेल कहते हैं, ये तो सही है। जल ऊर्जा पवन ऊर्जा से कम विश्वसनीय है। जल ऊर्जा पवन नहीं, जल ऊर्जा ज़्यादा विश्वसनीय है, इसीलिए ये कथन गलत है और यही आपको खोजना था। तो चलिए, गलत कथन मिल गया तो इसलिए ख ऑप्शन हो गया। अब आगे पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो कह रहा है अति उच्च ताप पर दो हल्के नाभिकों का आपस में संलयन हो सकता है। तो हो सकता है, अभी अभी देखे हैं, उच्च ताप पर हो सकता है, ये सही है। हमारे अधिकांश ऊर्जा स्रोत अंततः सूर्य से प्राप्त ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं, एकदम सही बात है। सौर सेल बनाने में क्रोमियम का उपयोग किया जाता है, ये गलत है। देखिए, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि सौर सेल बनाने में बाबू सिलिकॉन का उपयोग होता है, न कि क्रोमियम का। तो इसलिए ग ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलत कह रहा है चूज करने के लिए। देखिए, इस दोनों क्वेश्चन में कह रहा था जो गलत है वो आंसर बताओ, कौन गलत है। तो थोड़ा आप लोग क्वेश्चन पर ध्यान से देखिएगा कि सही पूछ रहा है कि गलत वाला पूछ रहा है। गलत वाला पूछ रहा है तो गलत वाले सही आंसर मारना पड़ेगा आपको, है ना। तो ऑब्जेक्टिव में सावधानी बरतिएगा। चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग जो है फिजिक्स के अंतिम चैप्टर, छठा चैप्टर ऊर्जा का 6 चैप्टर आज हम लोग जो है देखे हैं। सभी दोस्तों को जो है मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामना है कि आप सब परीक्षा में अच्छे करेंगे। मेरी एकदम शुभकामना है आप लोगों को। और सभी दोस्तों को जो है एक बात कहना चाहूँगा कि दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।